हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। आई होप कि आपको हमारी लास्ट वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, सो अभी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? तो जैसे अगर कोई बॉडी है मान लिया जाए, मैं आपको यहाँ दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, एक ये है और दूसरा आपका ये है। तो मुझे ये बताइए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां कंटीन्यूअस कौन सा वाला है? क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस है या ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस है? तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कंटीन्यूअस है। हालांकि चार्जेस यहाँ पे भी डिस्क्रीट है और यहाँ पे भी डिस्क्रीट है, यानी सिंगल सिंगल चार्जेस ही हैं, बट यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि when the charges are spaced continuously with little space between them, then the distribution of charge is continuous charge distribution। यानी कहीं पे भी अगर किसी भी स्पेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां पे जो चार्जेस है वो बहुत पास पास है, यानी उनके बीच जो गैप है वो बहुत कम है, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये जो चार्ज है आपका, ये हो सकता है कि किसी सीट ऑफ किसी भी सीट पे हो या किसी भी वायर पे हो। जैसे अगर आपने अभी तक जो पढ़ा था वो एक पॉइंट चार्ज पढ़ा था, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो कितना होता है वो आपने निकाल लिया था कूलॉम्स लॉ की मदद से। ठीक है, सो अगर मैं बात करता था एक पॉइंट चार्ज की, जैसे ये आपका एक पॉइंट चार्ज, यानी कि सारा का सारा चार्ज यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी वजह से आपको r डिस्टेंस पर देखना है कि कोई अगर चार्ज रखा हो तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आप आसानी से बता देते थे कूलॉम्स लॉ को यूज करके, k q नॉट बटे में r स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फोर्स पता चल जाता था। बट अगर वही चार्ज कोई वायर है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहां कैसे होगा? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर कोई वायर है और उसको आपने q चार्ज दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से जो चार्जेस होंगे वो पूरी वायर पे फैल जाएगा, और जब पूरी वायर पे वही चार्ज फैल जाएगा तो उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप Q चार्ज किसी मेटेलिक सीट पे देते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से जो भी आपने चार्ज दिया होगा वो चार्ज पूरी की पूरी सीट पर फैल जाएगा, और उसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सेम ऐसे ही आपका कोई बॉडी है, क्यूबिकल बॉडी है, उस पर आपने चार्ज दिया तो वो पूरे पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यानी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका तीन तरह का है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब भी चार्ज किसी बॉडी पे फैल जाता है तो वहां बॉडी पे जो चार्ज है उसको हम टोटल चार्ज नहीं कहते, वहां हम एक और अलग से टर्म यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी। यानी कि हमारा तीन तरह की चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। सो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है? तो ये होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो इस हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। यानी कि अगर कोई वायर है, जस्ट सपोज दैट मान लीजिए कोई वायर है और इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो L है, और इस पे आपने जो चार्ज दिया है वो टोटल चार्ज कितना है Q।
ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कैसे निकलेगी? तो भाई टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो तो अपने आप चार्ज पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। जैसे हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया देखना होता तो उसके लिए क्या होता था, पूरे फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया जाता था, तो उससे जो आता था वो फोर्स पर यूनिट एरिया आता था। सेम ऐसे ही अगर हम पूरे चार्ज को पूरे लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मुझसे बोला गया है कि ये कोई पॉइंट है P जहां पे एक चार्ज रखा है Q0, बताइए ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो यहां पर तो क्या था कि पूरा का पूरा चार्ज एक ही पॉइंट पे था, तो सिंपली आपने उसकी वजह से फोर्स निकाल लिया बहुत आसानी से। ठीक है, और कूलॉम्स लॉ जो है वो वैलिड भी पॉइंट चार्जेस के लिए है। लेकिन क्या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं? तो नहीं, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ की वजह से देखोगे तो आपका जो फोर्स निकल के आएगा वो कुछ और होगा। अगर आप यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो तो उसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ और होगी। तो इस चार्ज एलिमेंट की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कुछ और है, इसकी वजह से कुछ और है, और इन फोर्सेस को अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो इनके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। सेम ऐसे ही इस फोर्स को भी अगर आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो अगर आप इसको भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये जो वर्टिकल वाले होंगे ये सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वाले होंगे वो सारे के सारे ऐड अप हो जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस पूरे की वजह से अगर आपको देखना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो छोटा सा पार्ट होगा, अगर इस छोटे से पार्ट के लेंथ को मैं मान लेता हूं dl है, ठीक है, तो सपोज दैट इस पे जो चार्ज है वो कितना है dq। भाई पूरे लेंथ पे अगर l q चार्ज है तो dl लेंथ पर dq चार्ज होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि लैम्डा की बताइए SI यूनिट क्या होगी, तो आप बता सकते हैं आसानी से, भाई चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की होती है मीटर, तो क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर। ठीक है, सो ये चीज है। और ये जो स्मॉल एलिमेंट्स है इनकी वजह से फोर्स भी तो स्मॉल होगा ना, तो ये जो फोर्स मैंने F लिखा था ये असल में F नहीं DF होंगे। ठीक है, तो ये आपका DFX हो जाएगा, ये DFY हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको टोटल फोर्स देखना है पूरे की वजह से तो आप क्या कर रहे थे, इस पूरे चार्ज को या इस पूरे लाइन चार्ज को आप बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, और ये पार्ट्स इतने स्मॉल होने चाहिए कि जिसको आप ऐसा पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सको। ठीक है, और सबकी वजह से आपने इस पॉइंट पे फोर्स निकालने की कोशिश की, और आपने जो यहाँ बेसिक सी चीज देखी वो ये थी कि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे थे, और जो हॉरिजॉन्टल वाले थे वो सारे के सारे ऐड अप हो जा रहे थे। ठीक है, तो हमें यही चीज यहाँ पे करनी होगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से वहां पे फोर्स निकालेंगे। तो हमने एक dq एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाला कि वो फोर्स होगा कितना, तो होगा df, तो df बोले तो k dq इनटू में q0 बटे r स्क्वायर इनटू में r कैप। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ गया। अब मुझे ये dq चार्ज की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन मुझे हाँ लैम्डा जरूर पता था। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा क्या होता था, तो dq बाय dl, तो यहां से dq क्या निकल के आएगा, सो लैम्डा dl, सो dq आ गया आपका लैम्डा dl के बराबर। तो यहाँ पे dq की जगह मैं लैम्डा dl लिख सकता हूँ इनटू में q0 बटे में r स्क्वायर इनटू में r कैप, तो ये हो गया आपका df वेक्टर। तो ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, आपको तो पूरे की वजह से देखना है, तो जो टोटल फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो k लैम्डा dl
बटे में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट, और ये जो इंटीग्रेशन किया है ये कहां से कहां तक किया है, तो यहां से लेके यहां तक, तो जहां से शुरुआत किया उस लेंथ को हम 0 मान लेते हैं, और जहां पे अंत हुआ है वो टोटल लेंथ हमारा क्या हो जा रहा है, l। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हुआ वो 0 से लेकर l लेंथ पर हुआ है, तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा l हो गया। तो ये हमारा टोटल फोर्स हमने निकाल के आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, सो ये हो गया आपका टोटल फोर्स। तो इतनी खेल समझ में आता है। सेम ऐसे ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी देख लेंगे। तो बच्चों ये है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इसका सीधा सा मतलब है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखना चाहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी टोटल चार्ज बटे में टोटल चार्ज अगर Q है और टोटल सरफेस एरिया S है तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय S हो जाएगा। और इसी को अगर मैं चाहूं तो स्मॉल चार्ज के टर्म से भी लिख सकता हूं, तो सिग्मा इज इक्वल टू dQ बाय ds। ठीक है, तो यहां से हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। सो इट्स SI यूनिट इज, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम, और ये सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सो बात समझ में आती है। तो ये हो गया इसका SI यूनिट। अब इसको मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लेते हैं ये आपका एक सीट ऑफ चार्ज है। अब इस पूरे सीट की वजह से मुझे किसी पॉइंट P पर फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है कि वहां फोर्स कितना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखा है Q0 तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे मैं पूरे की वजह से एक साथ नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा और उसकी वजह से देखूंगा। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से जो आपका फोर्स होगा वो मान लेते हैं कितना है, dF फैक्टर। सो dF फैक्टर क्या होगा, तो K dQ Q0 बटे में R स्क्वायर इंटू में R कैप। अब ये जो dQ है इसको अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो सिग्मा ds। तो ये जो dQ है इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं सिग्मा ds। सो dQ की जगह सिग्मा ds आ गया बटे में Q0 इंटू R स्क्वायर और यहाँ पे R कैप। ठीक है, तो ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स निकल गया, मुझे तो पूरे की वजह से निकालना है। तो पूरे की वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो पूरे की वजह से अगर मुझे फोर्स देखना है तो मुझे सिंपल इंटीग्रेशन कर देना होगा dF वेक्टर का। तो dF वेक्टर बोला जाए तो K सिग्मा ds बटे में R स्क्वायर Q0 और यहाँ पे R कैप। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो भाई सरफेस एरिया 0 से लेकर S तक हम ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा एक स्मॉल एक थिन सीट ऑफ चार्ज की वजह से। ऐसे आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब भी वही है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बटे में टोटल वॉल्यूम। या तो हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, नहीं तो दूसरा हम ये भी दिखा सकते हैं कि स्मॉल चार्ज dQ बटे में स्मॉल वॉल्यूम dV। तो या तो आप ऐसे बोल लीजिए टोटल चार्ज बटे में टोटल वॉल्यूम, या फिर dQ बाय dV। तो यहाँ से इसका जो SI यूनिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो इट्स SI यूनिट इज, तो इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा, तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो नीचे में तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका SI यूनिट ये हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम फोर्स निकाल देंगे।
और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका हाफ पार्ट जो था चार्ज जो फोर्स को लेकर था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों, ये वीडियो जो था ये बहुत सिंपल सा था, आसान सा, कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा चलो बता देते हैं आप लोग को। तो ये कुछ पॉइंट थे, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कैसे था, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।